Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स are the atoms of an element that have same atomic number but different mass number। दो चीज़ें एटम की हम यहाँ पे चेक करेंगे। फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर एंड द सेकंड वन इज मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से, जबकि मास नंबर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। आप अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है सेम, जबकि उनका मास नंबर जो होता है वो होता है डिफरेंट। अब ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली हाइड्रोजन हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन की नॉर्मल एटॉमिक नंबर और मास नंबर लें तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, जो कि हमें ये बताता है कि हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन्स हैं वो हैं 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 और जो न्यूट्रॉन हैं वो हैं 0। जबकि हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटॉप है हमारे पास, उसमें जो उसका आता है मास नंबर दैट इज़ 2 एंड एटॉमिक नंबर इज़ 1। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या था? एटॉमिक नंबर है इसका 1। हाँ, जैसे कि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। तो इसका जो इसका एटॉमिक नंबर है विच इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास हैं 1। अब हमने इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे। मास नंबर इज 2। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मास नंबर, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो हमारे पास है मास नंबर। तो अब हमने इसका मास नंबर देखना है। हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 एंड मास नंबर इज 2। वी डोंट नो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मास नंबर यानी 2 में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। 2 माइनस 1 वी हैव 1 which are the number of neutrons। अब जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स थे हमारे पास। दोनों में नंबर ऑफ जो उनका एटॉमिक नंबर था वो था सेम, लेकिन दोनों में जो मास नंबर था वो था डिफरेंट। लेकिन ये एक ही जो एलिमेंट है उसके 2 एटम्स थे, तो डिफरेंट। अब हम आगे इसको देखते हैं। इन एटम्स में ये एटम्स, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनकी डिफरेंट नहीं होती, वो सिमिलर होती हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम होती है। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लें तो उसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो विच इज़ 1s1। दूसरा अगर हम आइसोटॉप लें H21 तो उसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही बनती है। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आती है। यानी कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी सिमिलर होती हैं।
जबकि इनका मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से अब एक एलिमेंट जो है उसमें मास नंबर हमारे पास है 1 और दूसरे में मास नंबर है 2। अब इनका मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब हम आइसोटॉप्स की एग्जांपल चेक करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल आती है हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेचर में हाइड्रोजन जो है वो अपने 3 आइसोटॉप्स के फॉर्म में अबंडेंटली पाया जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके जो तीनों आइसोटॉप्स हैं वो हैं हमारे पास H11, H21 एंड H31। इनको जो नेम्स दिए गए हैं, H11 को नेम दिया गया है प्रोटियम, H21 को दिया गया है ड्यूट्रियम और H3 को दिया गया है ट्राइटियम। अब इन तीनों में जो एटॉमिक नंबर है वो थ्रू आउट 1 1 1, यानी इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, बिल्कुल इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1, जबकि इनका मास नंबर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली है। अब 1 2 3 ये मास नंबर चेंज हो रहा है द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। न्यूट्रॉन्स प्रोटियम में 0, ड्यूट्रियम में 1 और ट्राइटियम में 2 हैं, जिसकी बेस पे हमारे पास मास नंबर तीनों आइसोटॉप्स में चेंज हुआ है। अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं जो है हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बेसिकली हमारे पास 2 आइसोटॉप्स जो हैं वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारे पास है C12 6, C13 6 और तीसरा जो आइसोटॉप है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव फॉर्म में होता है C14 6। पहले 2 स्टेबल हैं जबकि तीसरा रेडियो एक्टिव फॉर्म में है। C12 6 मोस्ट अबंडेंटली फाउंड आइसोटॉप्स, जो कि अर्थ पे 98.9% पाया जाता है, जबकि दूसरे दोनों आइसोटॉप्स अबाउट 1.1% नेचर में पाए जाते हैं। अब इन तीनों आइसोटॉप्स में भी इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तीनों में 6 6 एंड 6, जबकि जो इनका मास नंबर है वो एक में 12, देन 13, देन 14 है। तीनों में डिफरेंट जा रहा है। अब इसमें भी हमारा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो चेंज हुआ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन देखें तो वो 6 6 एंड 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही हैं जितने पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी 6 6 एंड 6। अब हमारे पास रह गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम सेम प्रोसेस करेंगे, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करते जाएंगे। 12 माइनस 6 6, 13 माइनस 6 14 माइनस 6 8। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 7 एंड 8, जो कि सब में डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो मास नंबर है वो चेंज आया है। अब इनके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होने की वजह से तीनों आइसोटॉप्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम, जबकि मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, विच आर Cl35 17 एंड Cl37 17, यानी कि इन दोनों में जो
एटॉमिक नंबर है वो 17 है, जबकि मास नंबर फर्स्ट आइसोटॉप में 35, जबकि सेकंड आइसोटॉप में 37 है। अगली एग्जांपल हमारे पास है यूरेनियम एटम की। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, 23492, 23592 एंड 23892। अब इन तीनों आइसोटॉप्स में जो हमारे पास लास्ट आइसोटॉप है U3892, ये नेचर में सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाता है, यानी कि अबाउट 99% पाया जाता है। और इनमें भी जो डिफरेंस आता है इनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर में, इनमें एटॉमिक नंबर तीनों आइसोटॉप्स में 92, 92 एंड 92, जबकि मास नंबर फर्स्ट आइसोटॉप में 234, सेकंड वन में 235 एंड थर्ड वन में 238 होता है, वो भी इनकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में इंक्रीज़ की वजह से। अब हम देखेंगे आइसोटॉप्स के डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। स्किन कैंसर में फास्फोरस का आइसोटॉप P32 और उसके अलावा स्ट्रॉन्शियम आइसोटोप SR90, इन दोनों आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बीटा रेडिएशंस जो हैं ये रिलीज़ करते हैं बीटा रेज, और बीटा रेज जो हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं। ये स्किन के बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट नहीं करती, लेकिन ये इतनी पेनिट्रेट करती हैं कि ये जो कैंसर सेल्स हैं उनको किल कर सकें। अब हमारे पास स्किन कैंसर के लिए फास्फोरस 32 एंड स्ट्रॉन्शियम 90 यूज़ हो रही हैं जो बीटा रेज एमिट कर रही हैं, जबकि कैंसर की अदर टाइप्स के लिए यानी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में कैंसर को ख़त्म करने के लिए, कैंसरस सेल को किल करने के लिए जो आइसोटॉप यूज़ किया जाता है दैट इज़ कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है और ये स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज जो हैं उनको रिलीज़ करता है। गैमा रेज स्किन के बहुत डीपली पेनिट्रेट कर जाती हैं और स्किन के अंदर तक मौजूद जो कैंसरस सेल होते हैं उनको किल कर देती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेसेस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है कि ये पता करने के लिए कि कोई मेडिसिन जब उसको इनटेक किया गया है तो उसने बॉडी के अंदर जाके क्या इफ़ेक्ट किया है, उसने बॉडी के अंदर क्या काम किया है जिसकी वजह से जो बॉडी है उसके अंदर मौजूद जो डिज़ीज़ कॉजिंग सेल थे उनकी डेथ हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेडियोथेरेपी के दौरान यूज़ होने वाला जो आइसोटॉप था वो बॉडी के अंदर गया तो उसको टेस्टिंग के दौरान ये चेक किया जाता है। मेडिसिन डायग्नोसिस के प्रोसेस में जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं या दूसरे आइसोटॉप्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा ये चेक करने के लिए कि जो सेल बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके गए हैं उन्होंने कितने सेल्स को किल किया है और वो कितने % जो है वो बेनिफिट दे रहे हैं। आयोडीन आइसोटोप I-131 को यूज़ किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर इन थायराइड ग्लैंड्स। हमारे थायराइड ग्लैंड्स जो कि हमारे गले में मौजूद होते हैं उनमें गॉइटर डिजीज़ जिसकी वजह से जो हमारा होता है गला वो हमारी थ्रोट जो है वो स्वेल हो जाती है
और उसमें वो डिज़ीज़ जो है वो आयोडीन की कमी की वजह से होती है। आयोडीन आइसोटोप को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये बताता है कि अब गले में किस किस्म का इन्फेक्शन है, जो डिज़ीज़ कॉजिंग सेल हैं वो किस हद तक बढ़ चुके हैं, उनकी पूरी डिज़ीज़ की डायग्नोस करता है। इसके अलावा इनकी जो बोन ग्रोथ है कि हड्डियों की जो ग्रोथ है वो कितनी तेज़ी से हो रही है या कितनी कम हो रही है, इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक और आइसोटोप यूज़ किया जाता है विच इज़ टेक्नेटियम। अब हम अगली एग्जांपल देखेंगे। थर्ड जो यूज़ है हमारे पास आइसोटोप्स का, दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी एंड इन जियोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल चीज़ों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि जो कि फॉसल फ्यूल्स वगैरह हैं उससे रिलेट होते हैं, और जियोलॉजी हमारी अर्थ से रिलेटेड स्टडी है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो फॉसल फ्यूल्स वगैरह डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, उसके अलावा जो हिस्टोरिकल स्टोन्स वगैरह मिले हैं मुख्तलिफ प्लेसेस से, उन सब की एज को एस्टिमेट करने के लिए, यानी कि वो कितने साल पुराने हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। उनकी जो एज है, यानी कि जब हम किसी पत्थर वगैरह की या किसी हम जो एंशिएंट चीज़ है जो हमने फॉसल वगैरह जो डिस्कवर किए हैं उसकी एज का एस्टिमेट लगा लेते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये कितनी पुरानी है। उनकी जो हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की वो हमें बताती है, यानी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग है वो हमें ये बताती है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है। अब ये आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग क्या चीज़ है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस है एज डिटर्मिनेशन का, जो कि बताता है कि बहुत पुरानी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉसल्स हैं तो उन फॉसल्स के अंदर जो कार्बन का कंटेंट है वो कितना ज़्यादा है। इसमें जब हम C14 जो हमारे पास फोर्थ रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, कार्बन का थर्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसकी रेडिएशंस को जब हम किसी फॉसल के ऊपर से पास आउट करते हैं, ये उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं और जो रेडियो एक्टिव डेटिंग है उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का प्रोसेस जो है ये बताता है कि कितने % कार्बन इस स्टोन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, यानी कितना इसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, और उसकी मेजरमेंट हमें ये बताती है कि यह चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है, और उस बेस पे हम उसको डिफरेंट जो एराज हैं उनमें डिवाइड करते हैं। अगले एग्जांपल में हम जाते हैं विच इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को केमिकल रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे रिएक्शन के दौरान कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल C14 आइसोटोप को यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को लेबल करने के लिए ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है प्लांट्स में, तो प्लांट्स अपने अंदर ग्लूकोज बनाते हैं। ये बात हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की पता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो प्लांट्स हैं वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट, इन सब की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना रहे होते हैं, प्लस वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ कर रहे होते हैं। C14 जो हमारे पास आइसोटोप है उसको
यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को लेबल कर दिया जाता है, और जो उस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी पूरे प्रोसेस में, वो चीज़ मुख्तलिफ स्टेप्स में जो है वो बार बार स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगी, मूवमेंट बताएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स अब स्प्लिट हो रहे हैं या किसी दूसरे एटम के साथ मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, एक स्ट्रक्चर टूट कर नया स्ट्रक्चर बना रहा है। वो पूरा मॉलिक्यूल किस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ ये C14 आइसोटोप्स का यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़। इसके अलावा हम कहाँ कर सकते हैं? इन पावर जनरेशन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस होता है, तो हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरेनियम का आइसोटोप देखें U-235, इसको जब बम्बार्ड किया जाता है विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, जो यूरेनियम एटम है वो टूट जाता है। जब यूरेनियम एटम स्प्लिट करता है, इसकी हमने न्यूट्रॉन्स की स्प्लिटिंग की। अब न्यूट्रॉन्स 1 0 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हमने इसके ऊपर इसकी बम्बार्डमेंट की विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो अब क्या है, जो रिएक्शन हमारे पास हुआ है उसमें ये जो यूरेनियम है ये स्प्लिट हो गया है। यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस हो रहा है। फिशन यानी न्यूक्लियस का 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाना, उसका टूट जाना। एक जो हमारे पास लार्जर एटम है उसका स्प्लिट होके 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई बना देना। अब यहाँ पे यूरेनियम जो है उसका न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया है और उसने बनाया है एक बैरियम आइसोटोप 13956 प्लस दूसरा बनाया है क्रिप्टॉन आइसोटोप विच इज़ 9436। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी चीज़ आई है वो 3 न्यूट्रॉन्स भी आए हैं, प्लस हमारे पास इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी भी रिलीज़ हुई है। अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो एक ह्यूज अमाउंट में रिलीज़ हुई है। इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है वाटर को। इस एनर्जी को यूज़ करते हुए हम बड़े बड़े जो बॉयलर्स हैं उनको हीटअप करते हैं और उनमें मौजूद जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो स्टीम है उस स्टीम को यूज़ करते हुए जो टरबाइंस हैं उनको जनरेट किया जाएगा। टरबाइंस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। जब वो जो टरबाइंस चलेंगे तो वो आगे फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और इस पीसफुल जो प्रोसेस है इसको यूज़ करते हुए हम अपनी जो नेशन है उसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हम नेशन को एक अच्छी और बेनिफिट से भरी हुई ज़िंदगी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं।